अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कल से ये बहस हो रही है कि जहांगीर तरीन का खुलकर मीडिया के सामने आना, बोलना एक वाज़े पैगाम है इमरान खान के लिए कि तहरीक इंसाफ के अंदर मेरी जड़ें मजबूत हैं, और शायद ये तासुर भी देने की कोशिश की गई है कि जिन लोगों को मैं तहरीक इंसाफ में लाया वो आज भी मेरे साथ खड़े हैं। हम सब जानते हैं कि इन अरकान में से ज़्यादातर का ताल्लुक जनूबी पंजाब से था, जिनमें गुलाम बीबी भरवाना, खुरम लगारी, सलमान नईम, अब्दुल हई सत्ती, नोमान लगड़ियाल, राजा रियाज और ताहिर रंधावा शामिल हैं। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि नाजरीन के जहांगीर तरीन एक बाअसर शख्सियत माने जाते हैं, और ख़ास तौर पर सूबा पंजाब में PTI की हुकूमत बनवाने में उनका एक बड़ा अहम रोल है। हुकूमत साजी के दौरान वो अपने ज़ाती जहाज़ में आज़ाद उम्मीदवारों को इस्लामाबाद और लाहौर लाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़बरों में रहते थे। और जहांगीर तरीन के बारे में एक तासुर मौजूद है कि वो अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए खुसूसन सूबा पंजाब की सियासत पर असरअंदाज होने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। क्या ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर सियासी ताकत का ये जो इजहार है सिर्फ वक्ती तौर पर मुकदमात और अदालती कार्रवाइयों से रिलीफ हासिल करने की एक कोशिश है? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब और दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद अकबर साहब आपका। शहजाद अकबर साहब, जहांगीर तरीन साहब ने कल जो गुफ्तगू की, बहुत से तज्जियाकार भी ये बात कर रहे हैं, और ऐसा तासुर भी मिल रहा है कि 2.5 सालों के बाद ऐसा लग रहा है कि तरीन साहब ने अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा किया है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की है कि भाई जिन लोगों को मैं पार्टी में ला सकता हूं या लाया हूं वो आज मेरे साथ खड़े। एक थ्रेटनिंग रवैया भी था। यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब के इल्म में होगी, आप लोग इल्म में लाए होंगे, मीडिया से उन्होंने देखा होगा कि तरीन साहब ने क्या बात की कि दोस्त हूं, दुश्मनी की तरफ क्यों धकेला जा रहा है। कोई रिएक्शन दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने तरीन साहब के इन गिलो शिकवों पर? देखिए शाहजिया, मेरी तो प्राइम मिनिस्टर साहब से पिछले 2-3 रोज़ से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन है तमाम इदारों को कि उन्होंने कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी है, और कानून किसी की सियासी एलिजेंस या खिदमात नहीं देखता है, उसने फ़ाइल के मुताबिक और सबूतों के मुताबिक कार्रवाई करनी है। इस वक्त 18 शुगर मिल से ज़्यादा का जो मामला है वो FIA जिनकी जाँच पड़ताल कर रही है, 14 या 15 के लगभग FIRs हैं जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, जिनमें से एक मामला JDW जो कि तरीन साहब की मिल है उसका भी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक शख्स के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है। पूरे इंडस्ट्री के अंदर जो मैल प्रैक्टिसेस थी, जो शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट में सामने आई, जिसके ऊपर वफाकी काबीना ने हदायत दी, FIA, NAB, FBR, CCP, SCCP, उसके मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। और ये कार्रवाई, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही है, एक चीज समझ में नहीं आ रही है शहजाद अकबर साहब। कल राजा रियाज साहब भी साथ खड़े थे, उन्होंने कहा कि जो एतमाद का वोट प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिया है ना, ये जहांगीर तरीन साहब की वजह से उनको मिला है। जो पंजाब में हुकूमत बनी है ना, ये तरीन साहब की वजह से बनी है। जो विफाक में हुकूमत बनाए बैठे हैं ना, इसमें तरीन साहब का रोल है, ये तरीन साहब की वजह से बनी है। अब जो एतमाद का वोट है ये 2-4 हफ्तों पहले की बात है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2-4 हफ्तों पहले तक तरीन साहब के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, उनकी बातचीत भी हो रही थी, वो कोशिशें भी कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जो है ना वो एतमाद का वोट मिल जाए। तो फिर सवाल ये है, फिर ऐसे शख्स से अब काम क्यों लिया जा रहा था? वो फिर किस कैपेसिटी में खान साहब के लिए कोशिश कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर के लिए, कि वो एतमाद का वोट हासिल कर लें? फिर तो ऐसे शख्स की मदद भी नहीं लेनी चाहिए। क्यों वो काम कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर के लिए? फिर एक चीज़ तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि कोई भी शख्स अगर ये समझता है कि इमरान खान साहब को एतमाद का वोट किसी और की वजह से मिला है और उनकी अपनी शख्सियत और लीडरशिप की वजह से नहीं मिला है, तो वो मैं समझता हूँ वो किसी और जन्नत में रहते हैं। वो इस निज़ाम को नहीं समझते या इमरान खान साहब को नहीं जानते। एतमाद का वोट लेने के लिए इमरान खान साहब को अपोजिशन ने मूव नहीं किया था, प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद अपने आप को पेश किया एतमाद का वोट लेने के लिए। अनप्रेसिडेंटेड था, आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ, और उनको उनकी लीडरशिप और उनकी ज़ात और उनके नज़रियात की वजह से एतमाद का वोट मिला है, किसी एक शख्स की वजह से नहीं मिला। ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। देखिए, हमारी सियासी वाबस्तियों के साथ साथ हमारी ज़ाती वाबस्तगियाँ भी होती हैं। हम एक हैसल कौम, एक जज्बाती कौम ज़रूर हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि इमरान खान साहब की जो सारी सियासी स्ट्रगल है
तो वो अकाउंटेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है, और अकाउंटेबिलिटी तब तक नहीं बनती जब तक अक्रॉस बोर्ड ना हो। ये रूल ऑफ लॉ की बात, चलें रूल ऑफ लॉ की बात कर लेते हैं, एहतसाब पर बात कर लेते हैं। आपको याद होगा नैब ने चौधरी बरादरान के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू की। चौधरी बरादरान अदालत में चले गए, कहा कि एक नैब एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। ये बात आपके इत्तेहादी भी कहते हैं, ये ऑपोजिशन वाले भी कहते हैं, अदालत भी कह चुकी है अपने फैसलों में, अपनी ऑब्जर्वेशन में, कि जो नैब है ये सियासी इंजीनियरिंग का एक इदारा है। ये आज आपके अपने लोग भी, तहरीक इंसाफ के लोग भी ये बात कर रहे हैं कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो बात ये है कि जब आपके इत्तेहादी ये बात करें कि नैब इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहा है तो उनको रिलीफ मिल जाता है, लेकिन जब ऑपोजिशन वाले ये बात करें कि नैब एक सियासी जो है ना वो इंतकामी इदारे के तौर पर जो है ना वो काम कर रहा है ऑपोजिशन के खिलाफ, उनको रिलीफ नहीं मिलता। नंबर एक। नंबर दो, फिर जब BRT की तहकीकात करता है नैब पेशावर में, आप लोग चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि नैब तहकीकात नहीं कर सकता। तो यहाँ तो वाज़े दोहरे म्यार नज़र आते हैं सर। अगर अक्रॉस दी बोर्ड आप एहतसाब की बात करते हैं तो फिर वो सबका होना चाहिए, चाहे हुकूमत के अपने लोग हों, इत्तेहादी हों या अपोजिशन के लोग हों, लेकिन यहाँ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। नहीं, मेरा ख्याल है शाजी, देखें दो चीज़ें हैं। मेरा ये ख्याल है कि ये ज़िम्मेदारी बनती है हम सब के ऊपर कि हम चीज़ों को उनके सही तनाजुर में पेश करें। किसी भी चीज़ का जो पस मंज़र है उसके पीछे एक पूरी चीज़ है। अब जो आप चौधरी बरादरान के केसेस का हवाला दे रहे हैं, मैं किसी को डिफेंड नहीं करता चाहता, लेकिन देखिए वो एक केस चल रहा था, नैब के पास था, वो अदालत के पास गए, उनका जो भी स्टांस था, देखिए जिसके ऊपर भी केस चल रहा होता है उसका एक अपना स्टांस होता है, और अगर वो पॉलिटिकल शख्सियत है तो उसका एक स्टांस विक्टिमाइजेशन का भी होता है। लेकिन इसकी परख होती है शवाहिद की बुनियाद के ऊपर और फिर फैसला किया जाता है। चौधरी बरादरान के ऊपर केसेस हमारे दौर में शुरू नहीं हुए। नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, अपने कानून के मुताबिक काम करता है। वो केसेस अगर उसने बंद किए हैं, अदालत ने उसको फैसला किया है या अदालत ने हुक्म दिया है या नैब ने खुद किया है, ये तमाम बातें जो हैं इनका फैसला अदालत में ही हो सकता है। इसी तरह से तरीन साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, मैं दोहराऊंगा इल्ज़ामात हैं, इनकी तफ्तीश होनी है, हर तरफ से वर्जन लिया जाएगा, उसके बाद चलान दाखिल होगा अगर ये साबित होता है कि जुर्म सरजद हुआ है। और उससे पहले और उसके बाद ये चीज़ अदालत के सामने ही तयन किया जा सकता है। इसी केस के अंदर तरीन साहब को पहले तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो अदालतों में गए, लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने FIA की जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया, लाहौर हाई कोर्ट ने उनका केस मुस्तरद कर दिया। अब या तो ये इल्ज़ाम लगा दीजिए कि लाहौर हाई कोर्ट भी हमारे साथ मिली हुई है, तो ऐसी बात नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि इसको वो सियासी तौर पे और वो एक मीडिया के अंदर भी ज़्यादा बढ़ा के पेश किया जा रहा है, जबकि मैं समझता हूँ कि कानून और असूल के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। और मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि कल अगर तफ्तीश से ये साबित होता है कि इल्ज़ामात गलत और तरीन साहब बिल्कुल बरी ज़िम्मा हैं, तो मुझे इस बात की ज़ाती खुशी भी होगी कि हमारे साथ और हमारी पार्टी के शहजाद अकबर साहब, अब लग नहीं रहा कि एक वाज़े धड़ेबंदी होना शुरू हो गई है तहरीक इंसाफ के अंदर। तरीन साहब कल अकेले नहीं थे, आपकी पार्टी के MNA MPs भी उनके साथ खड़े थे। राजा रियाज साहब बावाज़े बुलंद उनके हक में बातें कर रहे थे। क्या हुकूमत उन मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई करेगी, उनसे पूछेगी या आइंदा समाअत पर जाने से रोकेगी जो कल तरीन साहब के साथ खड़े हुए थे? देखिए, दो चीज़ें हैं, किसी को समाअत पे जाना, उसके साथ लोगों का चले जाना, वो आपके अपने एक कल्चर का भी हिस्सा है और लोग जा सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि सियासी जमातें हैं वो हर तरह से चलती हैं, उनके अपने कुछ ज़ाती ताल्लुक़ भी होते हैं। या तो पार्टी डिसिप्लिन की कोई खिलाफ वर्जी करे, उसके ऊपर ज़ाहिर बात है पार्टी के जनरल सेक्रेटरी या उसकी बॉडी देख सकती है। मैं इस चीज़ को उस तनाजुर में नहीं लेता। मेरा ख्याल है कि मीडिया या शायद इसको उस चीज़ में ज़रूर पेश कर रहा है कि जी ये ऐसे कोई ऐसे हो गया है कि कोई धड़ा बनने जा रहा है। मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसा दड़े वाली बात। ठीक है, कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको ये लगता है कि शायद वो तरीन साहब के साथ ज्यादती हो रही है। ये तो मीडिया नहीं कर रहा है, आपकी पार्टी के अपने लोग कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर साजिशें हो रही हैं। राजा रियाज साहब ने कल ये बात की है कि पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो प्राइम मिनिस्टर को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मीडिया नहीं कह रही है, आपकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर साजिश हो रही है तरीन साहब के खिलाफ। मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा सा देख लें कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब को गुमराह करना कोई ये ऐसा खेल नहीं है। और बात ये है
कि तरीन साहब के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं कर रहे हैं, वो एक हुकूमती इदारा एक कानून के तहत कर रहा है। ऐसे नहीं होता है कि कोई भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है वो उनकी हिदायत पे शुरू हो या उनकी हिदायत पे ख़त्म हो। हमें यही तो समझने की ज़रूरत है। इसी चीज़ के लिए तो इमरान खान साहब को वोट दिया गया था कि इस मुल्क में आखिर में कभी कोई प्रोसेस तो आएगा, कोई रूल ऑफ लॉ आएगा, कोई ड्यू प्रोसेस आएगा। या हमने सारी ज़िंदगी धड़ेबंदी से चलना है? आप एक ड्यू प्रोसेस है, सवाल हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है, आप उसका अपने इदारों को मुतमिन करें, अदालत को मुतमिन करें और आप सुखरू होकर घर जाएं। हमारा भी सर फख्र से बुलंद हो कि हमने बात ये नहीं है, बात ऑपोजिशन में इंतकामी कार्रवाइयों की कर रही है, आपके अपने पार्टी के लोग जो हैं वो भी आज कर रहे हैं। तरीन साहब ने भी कहा कि इंतकामी कार्रवाई क्यों की जा रही है, तो वो साबिक डीजी FIA बशीर मेमन का वो इंटरव्यू याद आ जाता है, वो इंकशाफात याद आ जाते हैं कि किस तरह उनको बुला बुला के कहा जाता था कि फलां के खिलाफ कार्रवाई करो, फलां के मैं आपके बारे में 10 बातें कर सकता हूं, लेकिन मेरी बात के अंदर अगर कोई सबूत नहीं होगा तो उस बात का कोई वजन नहीं होता। आप किसी के खिलाफ बात कर दें, उस बात का कोई फायदा नहीं है, बात में जब तक वजन ना आए। तो मैं ये समझता हूं कि साबिक DG FIA ने क्या कहा, वो बात ये है कि साबिक DG FIA ने उस वक्त क्यों नहीं कहा जिस वक्त वो DG FIA था, वो साबिक होने के बाद क्यों कहा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरा ख्याल है हमें उसको यही तो हमारा कल्चर है, जब कुछ बैठे हुए होते हैं तब आप किसी में आवाज उठाने की जुर्रत नहीं होती, हाथ पैर कांपते हैं। ये कल्चर गलत है ना शादी। देखिए, इस कल्चर को बदलने के लिए कोशिश करें। ये आपकी और मेरी और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हमें इस कल्चर को बदलना चाहिए। हर बंदा रिटायर होने के बाद 4 किताबें लिख लेता है। ओ भाई, 25 साल 30 साल आपने टैक्स पेयर का पैसा खाया, तनख्वाह ली, बड़े आराम से मजे में बैठे, 4 गाड़ियां आगे 2 गाड़ियां पीछे, उस वक्त तो आपका ज़मीर नहीं जागा। रिटायर होने के बाद अपना शुगर मिलें चलाते हुए और अपने फ्लोर मिलें चलाते और अपने पेट्रोल चलाते हुए आपको याद आ जाता है, ओहो मैं तो बड़ा असूली आदमी था। तो मेरा ख्याल है चीज़ों को उस तनाजुर में रखना चाहिए। बहरहाल नून लीग बड़ा खुश है कि पंजाब हुकूमत तरीन साहब की दाईं जेब में और वफाक की हुकूमत जो है वो बाईं जेब में है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। नून लीग सही मजे ले रही है। बस वो देखें, नून लीग तो अब बददुआएं देने पे शादी नून लीग तो अब बददुआएं देने पे आ गई है, क्योंकि उनकी अपनी कोशिश तो नाकाम हो चुकी है। अब वो इसी बात पे खुश हो रहे हैं कि पता नहीं ऐसे कुछ हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक जमहूरी पार्टी है, कोई मार्शल लॉ नहीं है। सबको इमरान खान साहब की लीडरशिप के ऊपर एतमाद है। कल वो लाहौर भी तशरीफ़ ला रहे हैं, पार्टी के लोगों से भी मिलेंगे अगर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और इमरान खान साहब के साथ जब से मैं देख रहा हूँ, तमाम पार्टी के लोगों को इजहार राय की खुली आज़ादी है। ये कोई ख़ानदानी मरूसी पार्टी तो है नहीं, नून लीग या पीपल्स पार्टी, जहाँ पे ऑलमोस्ट सजदा किया जाता है। एक जमहूरी पार्टी है, हर कोई अपनी बात कर सकता है, उसके बाद कलेक्टिव विजडम से एक फैसला होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब और दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। भट्टी साहब, जब से तरीन साहब इन 2.5 सालों में पहली बार खुलकर बोले हैं तो कहा जा रहा है धड़ेबंदी हो रही है। ये वाज़ेह मैसेज है इमरान खान को, जिन लोगों को मैं लेके आया हूँ वो मेरे साथ खड़े हैं। राना साहब आते हैं, वो कहते हैं कि वफाक इनकी बाईं जेब में है, पंजाब की हुकूमत जो है वो तरीन साहब की दाईं जेब में है। अभी शहजाद अकबर साहब मेरे साथ थे, वो कहते हैं कि किसी की वजह से प्राइम मिनिस्टर को एतमाद का वोट नहीं मिला, उनकी अपनी वजह से मिला। किसी का रोल नहीं था वफाक में जो हुकूमत बनी है, किसी का रोल नहीं था पंजाब में जो हुकूमत बनी है। ये बात हम सब जानते हैं कि जहाज़ भर भर के कौन लेके जाता था लाहौर से इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद से लाहौर। तो आपको क्या लग रहा है, एक वाज़ेह धड़ेबंदी या फॉरवर्ड ब्लॉक कोई नज़र आ रहा है PTI में भट्टी साहब? देखिए, आपने एक सवाल रवायती निसाबी किताबी किया है। मैं पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तहरीक इंसाफ से, इन 22 करोड़ लोगों से कि पाकिस्तान कहाँ है? खुदा के लिए पाकिस्तान कहाँ है? अगर नवाज शरीफ साहब को
अदालत बुलाए तो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि ये डिक्टेटरशिप है साकिब निसार की, 5 जजों ने करोड़ों वोटों की तौहीन कर दी, मुझे क्यों निकाला, अवामी अदालतें, और उसके बाद एक तारीख है कि उन्होंने क्या किया और उन अदालतों ने उन्हें क्या क्या रिलीफ दी है, क्या क्या सारा। मौलाना साहब को बुलाएं तो वो कहते हैं मैं फाड़ के फेंक दूंगा नैब का, और मैं लाखों लोग आएंगे नैब में, और फिर उसके बाद वो भी साइड पे हो जाते हैं। इसके अलावा जरदारी साहब को कहें तो कहते हैं नैब की क्या मजाल, क्या जुर्रत, गो कि वो पेश भी हुए लेकिन वो उसके बाद उनका क्या। इसके बाद मरियम नवाज को बुलाया और उन्होंने नैब की ईंट से ईंट बजा दी। इसके बाद दोबारा बुलाया, सारे इकट्ठे हो गए रैली की सूरत में। इसके बाद इस मुल्क में मुजरमों को रैली की सूरत में घर पहुंचाया जाता है, रैली की सूरत में अदालतों में लाया जाता है, गुलपाशी की जाती है जब वो तरपेशियों पे जाते हैं। मेरा मुल्क कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है। जहांगीर तरीन मान लिया इंतकाम, मैं मान लेता हूँ बड़ी इंतकामी कार्रवाई हो गई, मान लिया कि ये जो हफीज शेख का जो एक कहानी चली हुई है कि उनका जहाज़ इस्तेमाल हुआ, यूसुफ रज़ा गिलानी ने जहाज़ इस्तेमाल किया और वो उस जहाज़ पर उन्होंने कंपेन की, चलो मान लिया, ये भी मान लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उनके पीछे आज़ाद अकबर हैं, चलो मान लिया। और ये भी एक सच है कि सारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, खा वो हुमायूं अख्तर हो, खा खुसरो बख्तियार एंड फैमिली हो, हुमायूं अख्तर एंड फैमिली हो, या ओमनी ग्रुप जरदारी साहब एंड कंपनी हो, या हाउस ऑफ शरीफ की शुगर मिलें हों। एक तो बड़ी खूबसूरती है कि तंबाकू माफिया हो, आटा गंदम माफिया हो, चीनी माफिया हो, पेट्रोल माफिया हो, निजी बिजली घर डाके हो, हर जमात के लोग इन्वॉल्व हैं। हर जमात कर रहे हैं कि तरीन साहब ने जो कल बातें की वो गलत बात की, बर्दाश्त करें, एहतसाब हर जमात के। आप ये कह रहे हैं कि तरीन साहब बर्दाश्त करें? नहीं, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा। हर जमात की, सारे माफिया जिसके कल तक क्या रोना रोया जा रहा था, चीनी चोर को लंदन भिजवा दिया, इमरान खान का एटीएम है जहांगीर तरीन, खा गया, लुट गया, कार्रवाई करें तो पता चले। इमरान खान कहे एनआरओ नहीं दूंगा, हम मजाक वो जैसे मरियम नवाज साहब ने कहा हा लड़ाई होगी, हम कहते हैं हा इमरान खान के पास तो है ही कुछ नहीं। इमरान खान जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई ना करे, मुजरम। इमरान खान जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई करे, मुजरम। वो जो 16-17 लोग पेशी पे साथ इकट्ठे हुए, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि आप, ये तो मैं भी मान रहा हूं कि अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, सारों का होना चाहिए, लेकिन 70 अरब रुपया टर्न आउट है जहांगीर तरीन साहब का, जो नायल हुए उस पे 90 सफाती। लेकिन वो जो साथ खड़े लोग थे वो ये कह रहे थे ना कि एतमाद का वोट तरीन साहब की वजह से मिला है। वो 2-4 हफ्तों तक पहले तक प्राइम मिनिस्टर के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, जब तक आपने एतमाद का वोट लेने फिर क्यों लिया? फिर ऐसे शख्स से आप काम भी क्यों ले रहे हैं भट्टी साहब? ले ले एतमाद का वोट। किस पे बहस कर रही हैं शाजिया, आप किस पे बहस कर रही हैं, किस पे बहस कर रही हैं खुदा के लिए? एतमाद का वोट लिया तो मुल्क लुट के ले जाएं, एतमाद का वोट दिया तो खा पी जाएं इस मुल्क को। एतमाद का वोट लिया, वो जो आप ये पता है ये कौन से वाले, ये 2 FIA के केसेस हैं, एक है मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग, हाँ। और एक है मुबैना फ्रॉड 3.4 बिलियन का। इसके अलावा 0 टैक्स, इसके अलावा चीनी 90 रुपए चीनी देते हैं। मैं रोता तो फिर हुकूमत को तब चुप क्यों लग जाती है जब नैब इनके इत्तेहादियों के खिलाफ केस बंद करती है? यही तो रोना रोते हैं सब लोग के एहतसाब करें, फिर सबका करें ना। फिर ये ना हो कि आधा तीतर आधा बटेर, जहां आपको हुकूमत बचानी है वहां नैब जब केसेस बंद करता है तो सब जो है ना वो चुप साध लेते हैं। फिर आप फिर एक तरफ दूसरी तरफ निकल गई। मैं कह रहा हूं कि नंबर 1 अक्रॉस द बोर्ड, नंबर 2 मैं और आप दोनों हैं किसी जगह एक ही काम कर रहे हैं। मुझे कोई पकड़ता है, मैं कहता हूं शाजिया का करो भाई, वो भी तो हैं भाई। पहले मुझे अपना जवाब तो देना पड़े, अपना जवाब तो दूं, क्यों नहीं देता मैं अपना जवाब? ये 16 लोग जो उनके साथ खड़े थे, ये पाकिस्तान के साथ खड़े हैं कि जहांगीर तरीन के साथ खड़े हैं? सियासत में इसलिए आए थे कि माल बचाओ, हाल बचाओ, खाल बचाओ, ये हाल इनका। तो फिर आप ये सोच लेना कि सारी पार्टियां एक जैसी हैं। फिर आप देखें हमारा सिस्टम नहीं बदल सकता। मैं मान लेता हूं, देखिए नहीं, देखिए मैं मान लेता हूं जहांगीर तरीन साहब ने एक धेले के भी करप्शन नहीं की होगी शहबाज शरीफ साहब की तरह। जहांगीर तरीन शफाफ होंगे, जहांगीर तरीन बिल्कुल ठीक होंगे। लेकिन हिसाब तो दो यार, कोई ये इदारे किस लिए बने हुए हैं? किसी ने हिसाब नहीं देना, सारों ने अब लेके आ गए हैं। अब कौन हुकूमत चाहेगी जो थिन मेजॉरिटी पे? चले मेरे सवाल का जवाब दे दें, ठीक है, दे सब एहतसाब सबका हो, बिल्कुल हो, जिसने लूटा है उसको बिल्कुल हिसाब देना चाहिए। मुझे ये बता दें कि जो तरीन साहब का रोल है, क्या वो इसको
इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं, हुकूमत गिर सकती है, कोई नुकसान हो सकता है। ये भी तो सवाल उठता है ना कि जिन लोगों को वो ला सकते हैं वो निकाल भी सकते हैं। ये सवाल नहीं है, प्लीज ये सवाल नहीं। हुकूमतें आती जाती रहेंगी। सवाल इस वक्त पता क्या है? सवाल ये इदारे कमजोर हो गए हैं। सवाल ये अब बड़े का एहतसाब नहीं होता। सवाल ये अब बड़े, ये निजाम इस काबिल नहीं रहा कि किसी बड़े को अकाउंटेबल कर सके। सवाल ये यहाँ अनारकी फैलेगी। सवाल यहाँ तासुर जा रहा है अवाम में कि छितर हम गरीबों के लिए, अमीरों के लिए कुछ नहीं है। सवाल ये कि सारे ब्लैकमेलिंग करते हैं। सवाल ये कि सारे सिलेक्टिव एहतसाब और सारी सिलेक्टिव सब पे चले हुए हैं। सवाल ये है शाजिया कि खुदा के लिए इस मुल्क को रहने दें। इस मुल्क की जड़ें खोखली कर दी हैं इन सारों ने, लुट मार करके ले गए। जो आप क्या करना क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ? क्या हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत आज जहांगीर तरीन गिरा देगा तो फिर क्या होगा? फिर अगला हुकूमत आके रोएंगे। ये कह नहीं रहते कि इसका बेनिफिशियरी इमरान खान है। अगर आज कार्रवाई हो रही है तो आज क्यों भंगड़े डाल रहे हैं कि जहांगीर तरीन हमारे साथ भंगड़े डाल रहे हैं कि इनमें दरार पड़ गई है और हुकूमत गिरा दें? वो खुशी इस चीज की हो गई है कि वो में फॉरवर्ड ब्लॉक बन। पाकिस्तान का कोई मोहब्बत नहीं किसी को पाकिस्तान से। पाकिस्तान का टॉपिक खत्म। ये भंगड़े डाल रहे हैं हुकूमत, बस हुकूमत तक। और अल्लाह ने आपको 40 साल हुकूमतें की, 3-3 मरतबा हुकूमतें की, उसके बाद भी अल्लाह आपको हुकूमतें देगा। और कल आपको ये पढ़ना पड़ जाएगा। किस तरह पकड़ोगे? या छोड़ दो या करो। मुझ में अजीबो गरीब बहस चली हुई है। सवाल इस पे है कि जहांगीर तरीन भी हिसाब दे अपना, खुसरो बख्तियार भी हिसाब दे अपना। शुगर कमीशन में जो असद उमर, रजाक दाऊद और साईं बुजदार का है वो भी हिसाब दें। ओमनी ग्रुप वाले भी हिसाब दें, हाउस ऑफ शरीफ वाले भी हिसाब दें। अकाउंटेबल करें। ये नस्लें खा गए, ये जो टड्डी दिल लोग, ये जो अरबोंपति हो गए, सारे हिसाब दें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भट्ट साथ हैं। नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ये बात तो हकीकत है कि पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं ये तकसीम हिंदुस्तान से ही नशेबो फराज का शिकार रहे हैं। माजी में भी ताल्लुकात की बहाली की कोशिशें होती रही हैं, लेकिन हमेशा ये कोशिशें कभी मुंबई हमलों, कभी पठानकोट जैसे वाक़यात और पुलवामा जैसे वाक़यात की नज़र हुई हैं। अब की बार ताल्लुकात में जो खलीज बढ़ी है, इसकी वजह नरेंद्र मोदी के 5 अगस्त 2019 के जम्मू कश्मीर में जो किए जाने वाले इक़दाम हैं, ये सबसे बड़ी वजह। और पाकिस्तान का वाज़ेह एक मौक़िफ़ है, दो टोक मौक़िफ़ है कि नई दिल्ली से दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने से पहले भारत को 5 अगस्त के इक़दाम को वापस लेना होगा। हमने पिछले हफ्तों में ये खबरें भी देखी कि कुछ गैर मुल्की मीडिया की तरफ से खबरें भी आ रही थी कि पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी के लिए पसे पर्दा कुछ जो ममालिक हैं वो कोशिशें कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका, सऊदी अरब और UAE शामिल हैं। अब गुज़श्ता कुछ महीनों में होने वाले वाक़यात पर अगर हम ये नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि ताल्लुकात में बेहतरी के लिए कोशिशें हो रही हैं। DGMOs की मीटिंग हुई, 2003 के सीज़फायर मुआहदे पर इत्तफाक हुआ। फिर भारत ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को श्रीलंका का जो उन्होंने दौरा किया, उस दौरे के दौरान अपनी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। फिर 23 मार्च को नरेंद्र मोदी ने खैर सगाली का ख़त लिखा, वज़ीर-ए-आज़म ने जवाबी ख़त लिखा, आर्मी चीफ ने अमन की बात की, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमन की बात की। अब नाज़रीन, इस सारे तनाजुर में पाक भारत ताल्लुकात में कहा जा रहा है कि एक बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। 92 न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन डॉक्टर मोहित पीरज़ादा की बलूचिस्तान टाइम्स में एक खुसूसी रिपोर्ट शाया हुई है, जिसके मुताबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रवां साल अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। और भारत के साथ बैकडोर जो चैनल रवाबित हैं ये पिछले 1 साल से जारी हैं। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, पाक भारत ताल्लुकात में जो वालेकुम सलाम, थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, पाक भारत ताल्लुकात में नरमी, नॉर्मलाइजेशन ज़ाहिर है ये एक दिन में तो मुमकिन नहीं है, इसके पीछे तवील मुज़ाकरात का एक प्रोसेस होता है। आपने भी आज अपनी रिपोर्ट में जो जिक्र किया कि भारत के साथ बैकडोर चैनल रवाबित पिछले 1 साल से जारी हैं, सर इसका क्या बैकग्राउंड है, कैसे ये मामलात शुरू हुए 5 अगस्त 2019 के बाद?
शाजिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम। देखिए, इसके दो फेज़ हैं जो हमें पता चला है, जो पाकिस्तानी सोर्सेज ने, बहुत ही हाईली प्लेस्ड सोर्सेज ने जो हमें कंफर्म किया है, जो जिन सोर्सेज को मैंने साइट किया है बलूचिस्तान टाइम्स की न्यूज़ रिपोर्ट में, जिसका आप इशारा दे रही हैं। पहला प्रोसेस शुरू हुआ अगस्त 2018 में हिंदुस्तान की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल और पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के दरमियान। और ये प्रोसेस उस वक्त डिसरप्ट हो गया जब खिलाफ तवक्को हिंदुस्तान की हुकूमत ने अगस्त 2019 का जो है उन्होंने इक़दाम किए कश्मीर में। उसके बाद ये कई महीने तक ये प्रोसेस डिसरप्टेड रहा और फिर गुज़िश्ता बरस कहीं मार्च अप्रैल में इस प्रोसेस का दोबारा से आगाज़ हुआ और अब जिस चीज़ को हम देख रहे हैं उसे कम से कम 1 साल हो चुका है। ताहम जब हम ये सुनते हैं कि प्रोसेस था चल रहा, एक एंगेजमेंट थी, और उसके बावजूद हिंदुस्तान की हुकूमत ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में उन्होंने 5 अगस्त 2019 के इक़दाम किए, तो ज़ाहिर है हमारे एहतमाद को बहुत ठेस लगती है और एक ट्रस्ट जो है यहाँ बड़ा डैमेज होता है कि अगर एक प्रोसेस की मौजूदगी में नरेंद्र मोदी की हुकूमत ये इक़दाम उठा सकती है तो फिर क्या आगे चलने वाले किसी प्रोसेस पे आप जो है यकीन कर सकते हैं। बहरहाल हमारे सोर्सेज यही कहते हैं इस्लामाबाद में, जी इस्लामाबाद में सोर्सेज यही कहते हैं कि एंगेजमेंट का प्रोसेस चल रहा है, ये डेड नहीं हुआ। और हमाद अजहर साहब ने जो उस वक्त एक डिक्लेरेशन कर दिया कॉटन और शुगर इंपोर्ट का, ये एक प्री मैच्योर डिसीजन था, प्रीपोस्टरस था। ये गालिबन ये भी हम समझ सकते हैं कि शायद ये एक टेस्ट बैलून था, इसीलिए हमाद अजहर साहब से करवाया गया और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने, ये कैबिनेट ने नहीं किया। और जब देखा कि उसके खिलाफ एक ऑपोजिशन की तरफ से, मीडिया की तरफ से, तो इसको भी हम उस बैकग्राउंड से जोड़ सकते हैं कि सोच समझ कर ये सब कुछ किया गया। पाक भारत की बहाली का जो एक कहना जाए जो खबर लोगों के सामने लाई गई, बिल्कुल आपने ये सही कहा, लोगों को जज्बात को टेस्ट करने की कोशिश की, रिएक्शन जानने की कोशिश की गई, फिर कैबिनेट के दबाव पर इस चीज को वापस ले लिया गया। क्या हम ये कह सकते हैं ये जो बैकग्राउंड राब्ते हो रहे हैं, कोशिशें हो रही हैं, ये उन्हीं कोशिशों के नतीजे में कोशिश करके देखी गई? जी बिल्कुल शाजिया, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। मैं भी इसी नतीजे पे पहुँचा हूँ कि ज़ाहिर है हमाद अजहर कोई बच्चे नहीं हैं और अकेले वो एक्शन कर भी नहीं सकते थे। उनसे कहलवाया गया, रद्द-ए-अमल देखा गया, ख्याल यही था कि आप अगर ये ट्रेड रिजम्पशन कर देंगे एक अनडिक्लेयर्ड तरीके से तो शायद बात आगे चल जाएगी। लेकिन उसके ख़िलाफ़ अपोजिशन बशमूल ख़ास करके PMLN की तरफ से और मीडिया की तरफ से जो रिएक्शन और रद्द-ए-अमल हुआ, लोग सटपटा गए, हैरान रह गए कि अचानक ही कैसे चीज़ हो गई है। फिर एहसास हुआ कि ज़ाहिर है इसके लिए कोई पॉलिटिकल होमवर्क और बैकग्राउंड नहीं हुआ था। तो जहाँ एक एंगेजमेंट बहुत मुस्बत और पॉजिटिव स्टेप है, वहाँ ये सवालात उठ रहे हैं कि इस एंगेजमेंट के नतीजे में भारत पाकिस्तान को क्या देगा और पाकिस्तान भारत को क्या देगा। और भारत के जो मोदी हुकूमत के जो यहाँ पे गोल्स हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं, वो तो बड़े वाज़े और क्लियर हैं कि वो चाहते हैं कि वो दुनिया को बता सकें कि पाकिस्तान के साथ उनका एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, बातचीत हो रही है, अगर ट्रेड रिज्यूम हो जाता है तो वही कह सकते हैं कि देखिए हमने साउथ एशिया में अमन हासिल कर लिया है। लेकिन पाकिस्तान को इसके जवाब में क्या मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका कोई खातिर तसल्ली का जवाब हमें नहीं मिल रहा कि अगर हम ट्रेड रिज्यूम कर लेते हैं। सारी हमारे सामने एक नतीजे आ रहे हैं या इसको एक पॉजिटिव जो हम मूव कह रहे हैं, ये जो अमेरिका में नई इंतजामिया आई है, बाइडन की इंतजामिया आई है, फिर यकीनन भारत को एक चाइना का भी प्रेशर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि अगर भारत कुछ बैक फुट पर गया है, ये एक कदम पीछे हटा है, उसकी वजह यह है कि नई अमेरिकी इंतजामिया का दबाव और दूसरी तरफ चाइना का जो उन पर दबाव है, ये उसका भी नतीजा हो सकता है। देखिए हमारे जो सोर्सेज हैं इस्लामाबाद में, वो तो ये कहते हैं कि अमेरिका का इन बैक चैनल जो एंगेजमेंट है बैक चैनल की, इसके साथ अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं है। अमेरिका महज एक ऑब्जर्वर है, एक स्पेक्टेटर है, वो इसे देख रहा है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं पाकिस्तान के, जो सीरियस एनालिस्ट हैं, वो समझते हैं कि इससे, जैसा कि आप कह रही हैं, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से इसको अलग हट के नहीं देखा जा सकता, क्योंकि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन नरेंद्र मोदी की हुकूमत को बहुत खुल के एंगेज करना चाहती है। चीन के ख़िलाफ़ उनको बहुत बड़े इत्तेहादी के तौर पे देखती है, क्वाड में भारत को पुश करना चाहती है। वो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन्स के जो ऑप्टिक्स हैं कश्मीर के हवाले से, उसमें कमी हो, ताकि भारत को एंगेज करने में, और चूँकि फिर गुज़िश्ता 2-2.5 बरस में नरेंद्र मोदी के इमेज में भी बड़ी कमी आई है बिकॉज ऑफ जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पे जिस किस्म के फसादात हुए हैं, कश्मीर में जिस किस्म के हालात रहे हैं, माइनॉरिटीज़ का जो ट्रीटमेंट रहा है, तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी को फेसलिफ्ट करने की कोशिश कर रही है इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट, जिसमें पाकिस्तान
इमरान से टेंशन कम करने का जो एक माहौल का स्पेक्टर है उसे दिखाकर की एक बड़ी तहरीक, वहां की ऑपोजिशन का दबाव, इंटरनल प्रॉब्लम्स को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसका भी एक प्रेशर है नरेंद्र मोदी पर। बिल्कुल सही कह रही है आपके, वो तमाम चीज़ों की मौजूदगी में कोशिश ये की जा रही है कि नरेंद्र मोदी के इमेज को ज़रा साफ करके अमेरिका और दुनिया को दिखाया जाए। लेकिन पाकिस्तान को क्या मिलेगा, ये वो सवाल है जो सब जहनों में है कि अगर हम ये इस ऑप्टिक्स का हिस्सा बन जाते हैं, भारत के साथ आगे बढ़ते हैं। एक पॉजिटिव चीज़ हमारे सामने आई है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर 2003 के सीज़ फायर का अहिया हो गया है, उसकी तजदीद हुई है, और वो एक हमें रिलीफ ज़रूर नज़र आती है कि हम पे वो प्रेशर था। लेकिन इसके अलावा अब तक अगर ट्वीट कर दिया नरेंद्र मोदी ने, ख़त लिख दिया, तो ये तो कोई सब्सटेंटिव चीज़ें नहीं है। हमारे भारत के साथ बहुत से इशूज़ हैं, उसमें इंडस वाटर ट्रीटी है, उसके पानी के इशूज़ हैं, सर क्रीक का इशू है, सियाचिन का इशू है, और बहुत से इश्यूज़ हैं। फिर सबसे बढ़ के ये कि कश्मीर के जो लोग पाकिस्तान के साथ खड़े रहे हैं, जहां 1 लाख के करीब इंसानी जानों की कुर्बानी दी जा चुकी है, हम उनको क्या मैसेज यहाँ पे देना चाहते हैं? क्या हम कोई ऐसी डिप्लोमेसी कर सकेंगे जिसके नतीजे में कश्मीरियों के हालात बेहतर हो सकेंगे? क्या उनको भारत के जबर से कोई रिलीफ मिल सकेगी? ये वो सवालात हैं जो पाकिस्तानी नेगोशिएटर्स के जहनों में होने भी चाहिए, और हमें बताया गया कि उनके जहनों में हैं, लेकिन कोई तसल्ली बख्शा में जवाब नहीं मिल सका कि पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी के जरिए क्या हासिल कर सकेगा अपने लिए और कश्मीरियों के लिए। तो मोदी के दौरे पाकिस्तान को सार्क कॉन्फ्रेंस में शिरकत के तनाजुर में देखा जा रहा है? जी, बताया यही है सोर्सेज ने कि अगर ये प्रोसेस चल निकले और इसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर होते रहें, एहतमाद की फ़ज़ा हो जाए, और मोदी हुकूमत हिंदुस्तानी ऑक्यूपाइड, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में कोई मीनिंगफुल कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर या इनेबलिंग एनवायरनमेंट पैदा कर देती है, वहाँ की डेमोग्राफिक चेंज को रोकने का गारंटीज़ देती है, पानी के हवाले से गारंटीज़ देती है, कश्मीरी पॉलिटिकल प्रोसेस को ऑटोनॉमी देती है, कश्मीरियों को आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान आने के लिए परमिट पे इजाज़त देती है, इस किस्म की अगर सब्सटेंटिव मैयर करती है, तो फिर ये मुमकिन हो सकेगा कि नरेंद्र मोदी सार्क के समिट में शिरकत करें। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बताया गया है कि ये हो सकता था, ये अभी तक कोई डन डील नहीं है, बिकॉज अभी तक कोई ऐसे कॉन्फिडेंस, अब हम अप्रैल के महीने में हैं और अगले 6 महीने में कितने कॉन्फिडेंस मैयर हिंदुस्तान की हुकूमत कर सकेगी, मुझे नहीं लगता कि इतनी चीजें हो सकेंगी कि नरेंद्र मोदी आ सकें। मतवक्को जरूर था, आजकल तो वैसे भी कोविड है, आपको पता है सारे इवेंट्स वर्चुअल हो रहे हैं, वर्चुअल पर भी ये इवेंट हो जाता है, तो आपको नहीं लगता एक बड़ी ये पॉजिटिव पेशरफ्त होगी इस्लामाबाद में अगर हो जाता है ये? देखिए, अगर नरेंद्र मोदी और अगर शाजिया अगर सार्क का कोई ऐसा समिट होता है, हाँ, जो सार्क का प्रोसेस रुका हुआ है, वो तो रीजनल ट्रैवल, ट्रेड और कनेक्टिविटी के इशू पे रुका हुआ है। वहाँ पर बहुत सी पेचीदगियाँ हैं उस प्रोसेस को लेकर आगे चलने में। जब तक उसके हवाले से बहुत सा बैकग्राउंड वर्क नहीं होगा, बहुत सी नेगोशिएशंस नहीं होगी, बहुत बातचीत नहीं होगी, वो चीज़ मुझे नहीं लगता कि हो सकेगी। सोचा ज़रूर गया होगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि ऐसा हो सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिर्ज़ादा साहब मेरे साथ है, थैंक यू वेरी मच। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, प्रोग्राम में वापस आते हैं छोटे वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये दावा करते हैं कि उनकी हुकूमत की हकीकी कारकर्दगी आइंदा 2.5 सालों में नज़र आएगी, लेकिन 2.25 साल में कारकर्दगी क्यों नहीं दिखाई जा सकी, इस पर उनके कुछ एतराफ़ात सामने आए हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की तकरीब में ये कहा कि मुल्क पर कर्जा चढ़ा हुआ है, हमारे वज़ीरों को भी नहीं पता कि 2.5 साल हमने क्यों तंगी में गुजारे। वज़ीर-ए-आज़म का ये पहला एतराफ़ नहीं है, माजी में वज़ीर-ए-आज़म ये एतराफ़ कर चुके हैं कि जब वो हुकूमत में आए थे तो उन्हें मामलात का, चीज़ों को समझने का मुनासिब वक्त नहीं मिला, वो समझ नहीं सके। उन्हें और टीम को 3 महीने तो सीखने में लग गए। सवाल ये है कि 2.25 साल में तीसरे वज़ीर ख़जाना और इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल की तश्कील 9 के बाद क्या अवाम को अब रिलीफ मिल सकेगा? क्या नए वज़ीर ख़जाना को मुआशी मुश्किलात का वाकई में अब अंदाज़ा है? हुकूमत रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा करने के दावे तो करती है, लेकिन IMF की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है
कि रवां साल पाकिस्तान में तरक्की की शरह 1.5% तक रहेगी, महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा होगा। महंगाई की शरह में 8.7% तक इजाफा, जबकि बेरोजगारी में 1.5% तक इजाफा मतवक्के है। एक रिसर्च कंपनी IPSOS पाकिस्तान के हालिया सर्वे में 64% पाकिस्तानियों ने मुल्क की जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है इसको बहुत ख़राब कहा है। आज नेपरा ने बिजली की कीमत में 64 पैसे फी यूनिट इजाफे और ओगरा ने LNG महंगी करने के जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिए हैं। वज़ीर आज़म जब टेलीफोन पर अवामी मसाइल सुनते हैं तो अवाम उनसे महंगाई से घबराने की इजाज़त मांगते हैं। नए वज़ीर ख़जाना हमाद अज़हर की जानिब से अगले माली साल जो है वो शरह नमू 4% रहने की तवक्को का ऐलान तो किया गया है नाजरीन, लेकिन हकीकत ये है कि जो ऐलान है ये क़बल अज़ वक्त किया गया है। सवाल ये भी है कि हुकूमत की नई मुआशी टीम क्या महंगाई को कंट्रोल कर सकेगी? क्या अवाम जो रिलीफ मांग रहे हैं, जो उनको मिलना चाहिए, वो उनको मिल सकेगा? माहिर मौशा डॉक्टर इशफाक हसन साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, IMF की जो एक रिपोर्ट आई है, ताज़ा रिपोर्ट है कि इस मालियाती साल में बेहतरी के इम्कानात बहुत कम है और पाकिस्तान में जो तरक्की की शरह है ये 1.5% तक रहेगी, जबकि महंगाई में भी इजाफा होगा और बेरोज़गारी में भी इजाफा होगा। लेकिन जो हमारे वज़ीर ख़जाना हमाद अज़हर साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि अगले साल तरक्की की जो शरह है ये 4% तक पहुँच जाएगी। आपको पता है ये 2-3 महीनों में ये मौजूदा माली साल तो ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाएंगे हमाद अज़हर साहब के 1.5% से 4% तक हमारा जो है वो ग्रोथ रेट चला जाएगा इन 2-4 महीनों में? सबसे पहली चीज़ ये है मैडम के आज हम जहाँ खड़े हैं और जिस हाल में हैं इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन IMF के प्रोग्राम का है। मैं IMF को नहीं दोष देता हूँ, IMF के प्रोग्राम को दोष देता हूँ। आज उसकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं और इतने शर्म की बात है कि जब हम ये 220 मिलियन की आबादी वाला मुल्क, एक न्यूक्लियर पावर वाला मुल्क, जब ये डिस्कस कर रहा है कि हमारी ग्रोथ 1% होगी, 1.3% होगी, 1.5% होगी, इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात कुछ हो नहीं सकती है। ये तो कहने का मतलब ये है कि हम जहाँ पहुँचे हैं इसमें IMF का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने हमें यहाँ पहुँचा दिया है। अब रहा कि ये 1% होगा या 1.5% होगा, मेरे अपनी कैलकुलेशन ये है मैडम कि इस वक्त इस साल हमारा जो ग्रोथ है ये 2.5 और 3% के दरमियान में कहीं होगा। ये आप इस माली साल के आखिर की बात कर रहे हैं? जी, मैं इस माली साल के आखिर की बात कर रहा हूँ जो। लेकिन सर कैसे? देखें ये फिर वो ज़रा टेक्निकल हो जाता है कि मैं ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट हूँ IMF और वर्ल्ड बैंक से, और उसकी वजह यह है कि जो इसको हम कहते हैं बेस इफेक्ट होना, बेस इफेक्ट। और बेस इफेक्ट का मतलब यह है कि पिछले साल जो हमारा ग्रोथ था वो 0.4% नेगेटिव था पिछले साल का, तो वो मेरे अपने हिसाब से वो कोई 1% के करीब नेगेटिव होगा। अच्छा, 0.4 नहीं है, नेगेटिव ज्यादा है था पिछले साल को। तो हमारे पिछले साल का जो GDP का ग्रोथ, GDP का नंबर है वो थोड़ा और नीचे हो जाएगा। तो जब नीचे वाले बेस से मेजर करेंगे तो उसका रेट ऑफ इंक्रीज ज्यादा हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी इस साल की GDP 100 रुपये है और अगले साल 200 रुपये हो गया तो आप कहेंगे इसमें तो 1% का इंक्रीज है। दूसरे वो 200 से 300 हो गया, बढ़ वही 100 रहा है, लेकिन वो 200-300 हुआ तो ग्रोथ रेट तो 50 हो जाएगा। समझाए ना, जो हमाद अज़हर साहब ने जो शरह रखी है 4%, क्या इसकी वजह है जो आपको भी पता है FBR तरमीमी एक्ट बिल जिसमें टैक्स छूट को ख़त्म किया गया है, जिन जिन शोबों में टैक्स छूट जिन जिन सेक्टर को दी हुई थी, ये उसकी वजह है कि हम इतना ज़्यादा जो है ना वो टारगेट अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे, इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा? कोई भी हुकूमत हो उस वक्त, चाहे जितनी ही कमज़ोर हो माशी एतबार से, जितनी भी गलत काम कर रही हो, ख़राब काम कर रही हो, उसने पिक्चर यही देना है, आवाम को मायूस तो नहीं करना है उन्होंने।
कोई भी सियासतदान जब आगे की बात करता है, कभी वो ये कहता है कि नहीं मेरी हुकूमत है और मैं समझता हूँ कि वो यही 1.5% रहेगा, वो कभी ये बात नहीं कहेगा। फैक्ट ये है कि हमें आपको ये परेशानी हो रही है कि ये 1.5% से अगले साल 4% में कैसे जाएंगे। मेरा ये है कि नहीं, ये इस साल 1.5 नहीं होगा, ये इस साल 2.5 और 3 के दरमियान में होगा। कुछ जब अगर आपने 2.7 2.8% अगर ग्रोथ रेट अचीव कर लिया इस माली साल में, तो अगले साल के लिए लाजमी चीज़ है कि आप टारगेट आपका 4% होगा। सही। तो टारगेट तो ठीक है, टारगेट रखने में तो कोई हर्ज नहीं है। क्या हम वो टारगेट को अचीव कर सकेंगे, दैट अगेन डिपेंड्स ऑन IMF प्रोग्राम। अगर हम उस हाल में चले गए कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, बिजली की कीमत बढ़ाओ, गैस की कीमत बढ़ाओ, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओ। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताएं, हुकूमत का ये आर्गुमेंट कितना जस्टिफाइड है? आज भी प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की कि मुस्लिम लीग नून ने 2.5 सालों में 20,000 अरब रुपए का कर्जा वापस किया और हमने अपने 2.5 साल में 35,000 अरब रुपए का कर्जा वापस किया। ये जो 15,000 अरब रुपए हैं, अगर ये हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा लेते तो मुल्क की हालत बदली हुई होती, तब्दील होता सब कुछ। कितना जस्टिफाइड है ये आर्गुमेंट कि ये हमें सिर्फ कर्जों की वजह से हमें जो है ना वो इतना नुकसान हो रहा है, कर्जे वापस करने पड़े जो पिछली हुकूमतों ने लिए। देखिए मैडम, ये सब बातें ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इज अंडर प्रेशर, वो कहते हैं, ठीक ही कहते होंगे, उनको यही नंबर किसी ने दिया होगा, लेकिन ये मेरे नज़दीक इममटीरियल है। अच्छा। ये इममटीरियल है मेरे नज़दीक। आप कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर तो उसके इतने क्रेडिट ले रहे हैं, आप कहते हैं इममटीरियल है। बात यह है कि मैंने देखना यह है कि मेरा डेट लेवल जून 2018 में क्या था और जून 2021 में क्या होगा। सही। वो 95 था, वो $95 बिलियन था मेरा एक्सटर्नल डेट, और अब अगर जून 2020 में ये $120 हो जाता है, 120 बिलियन हो जाता है, तो मैं ये कहूँगा कि इस 3 साल में हमने $25 बिलियन का डेट हमने ऐड किया है। और जैसे मैं बार बार कहता हूँ, डेट का नंबर होता है वो नेट नंबर होता है, यानी कि जितना आपने वापस करना है उसके लिए आपने बोरो किया है और फिर कितना आपने ऐड कर दिया उसके ऊपर में, वो आपके खा जाएगा। तो ये जो 95 बिलियन से अगर ये 120 बिलियन या 118। अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज़ आज बड़ी हैरानगी भी हुई जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात करी कि हमारे तो वजीरों को भी नहीं पता कि क्यों 2.5 साल हमने तंगी में गुजारे, हर साल कर्जों की अकसात बढ़ती जाती हैं। तो जब आपकी कैबिनेट को ही ना पता हो, आपके वजीरों को ही ना पता हो कि क्या पॉलिसीज़ बन रही हैं, क्यों हमारे मसाइल हैं, किस तरह गुजारा हो रहा है, तो फिर पॉलिसीज़ बनती कहाँ हैं, फैसले फिर कहाँ हो रहे हैं जब वजीरों को ही नहीं पता कि कैसे गुजारा हो रहा है, कैसे हम तंगी में, हम क्यों तंगी में। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने किस पैराए में ये बात की होगी। वैसे कैबिनेट में तो सारी चीज़ें डिस्कस तो होती हैं, आई विल रिस्पेक्ट कि ये चीज़ें भी कैबिनेट में अगर कभी फाइनेंस मिनिस्टर ने या कभी गवर्नर ने, स्टेट बैंक ने आकर काबीना को ब्रीफ किया होगा तो काबीना को तो पता होगा। हाँ, ये और बात है कि काबीना में सारे के सारे लोग वो नहीं हैं जिनको इकोनॉमिक्स की या डेट की समझ बूझ हो, लेकिन उनको बताया तो ज़रूर जाता होगा, उनके नॉलेज में होगा, उनकी समझ शायद ना हो लेकिन उनके नॉलेज में होगा। क्योंकि देखिए ना, हर शख्स जब कहता है, हर वजीर ये कहता है कि देखिए हम जब आए थे तो करंट अकाउंट यहाँ था। अब उस बेचारे को पता नहीं है कि बोल क्या रहा है, लेकिन कम से कम उसको ये बताया गया है, तो हर वजीर आके करंट अकाउंट की बात तो करता है कि नहीं करता। जरूरी है उसको उसके बारे में टेक्निकल चीजें उसको पता हो, लेकिन मुझे यह है कि वजीरों को पता होता है। डॉक्टर साहब, मौजूदा हुकूमत जून में अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि रमज़ान में जो लोगों को पहले ही महंगाई की टेंशन जो है वो शुरू हो गई है। फिर IMF के मुताबिक जो महंगाई की शरह 8.7% तक रहेगी, फिर बेरोज़गारी भी बढ़नी है। तो ऐसे तनाजुर में कितना मुश्किल होगा इस हुकूमत के लिए बजट बनाना, बजट इफेक्ट नहीं होगा इन नंबर्स के साथ? देखिए मैडम, मैं तो आपके प्रोग्राम में भी और दूसरे प्रोग्राम में भी एक बात हमेशा से कहता रहा हूँ कि IMF में जाना हमारी गलती थी, और अब बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको तस्लीम कर रहे हैं। शौकत तरीन ने भी एक दबे लफ्ज़ों में यही बात की कि वो ठीक नहीं था फैसला, लेकिन चले, अब हम चले गए हैं। जब चले गए हैं तो अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए हमें चाहिए कि इस प्रोग्राम को हम मुकम्मल कर लें।
सही। लेकिन मुकम्मल करने के लिए मैं बार बार कहता रहा हूं कि हमें IMF के साथ बातचीत करनी होगी कि नो मोर हाइक इन इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, नो मोर हाइक इन यूटिलिटी प्राइसेस, नो मोर हाइक इन डिस्काउंट रेट, नो मोर डिवैल्यूएशन। ये क्लियर कर दिया जाए। नाउ गोइंग फॉरवर्ड हमने सिर्फ और सिर्फ रिफॉर्म्स की तरफ तवज्जो देना है, सिर्फ और सिर्फ रिफॉर्म्स। और उस रिफॉर्म्स में सबसे बेहतरीन अगर कोई हमें मीनिंगफुल रिफॉर्म हो सकता है तो वो हमें अपने पावर सेक्टर में करनी चाहिए। सही। अगर हमने पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स किया, रिफॉर्म्स का मतलब हरगिज नहीं है कि कीमतें बढ़ाया बिजली की कीमत। बिजली की कीमत बढ़ाना इज नो रिफॉर्म्स। कीमतें किस चीज की बढ़ाना वो रिफॉर्म्स का हिस्सा नहीं होता है, वो स्टेटस को होता है। हमें को से हटना है, हमें उसके प्रोसेस में बेहतरी लानी है। तो हमें एक पावर सेक्टर को सही करना कि ये सर्कुलर डेट होता क्यों है, ये क्यों का जवाब तलाश करना है। कीमतें बढ़ाने से सर्कुलर डेट खत्म नहीं होगा कभी, बल्कि ये बढ़ता जाएगा। द मोर यू इंक्रीज द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मोर विल बी चोरी। सही। बहुत बहुत शुक्रिया माहिर मौशा डॉक्टर इशफाक हसन साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।